ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। मैं यशस्पति झा, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर, व्याख्याता व्याकरण, आज ई कंटेंट के द्वारा शास्त्रीय तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण के द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ का आज मैं अध्यापन करूँगा। तो मनोरमा में जो अग्रिम व्याख्यान है वो दिया है लोपो बेति झयो होन्यतरस्याम इति सूत्र विकल्पानुवृत्ते। तो ये जो पंक्ति हैं लोपो बेति, ये वहाँ पर दिया है जहाँ झरो झड़ी सवर्ण है। इस सूत्र के तात्पर्य में व्याख्यान में प्रौढ़ मनोरमाकार कहे हैं। तो कौमुदीकार ने इसके वृत्ति में दिया है हलः परस्य झरो लोपो वा स्यात् सवर्णे झरी द्वित्व लोपयोर्वा इति द्विधम, यानी हल से पर जो झर उसका लोप होता है, सवर्ण झर के परे रहते। तो यही लोपो बेति दिया है, इसमें लोपो बेति वृत्ति में जो दिया है लोपो बा, तो लोपो बा इति इसी अर्थ में। तो आगे दिया है झयो होन्यत्रस्याम इति सूत्र विकल्पानुवृत्ते एतच्च नाझ्झलौ इति सूत्रे भाष्यकयतयोः स्पष्टं प्राचस्तु विकल्पानुवृत्तेरनुक्तेर्न्यूनता यद्यपि व्याख्यातृभिः सरोचि इति ज्ञापकम् अभिप्रेत्य तत्संपादनार्थं भाष्यम् उपन्यस्तम् अनुवर्तते। विभाषा सरोचि यत् वारयन्त्यं द्वित्वम् इति तन्न तदुत्तरभाष्ये एव उक्तज्ञापकस्य दूषितत्वात् लोपस्य हि नित्यत्वे अचोरहाभ्यां द्वे इति द्वित्वं लोपापवादः स्यात्। तथा च सरोचि इत्यस्य सार्थक्यं स्पष्टमेव। तस्मात् विकल्पानुवृत्तौ ज्ञापकान्तरमनुसर्तव्यं भाष्यकारादि व्याख्यानमेव वा शरणम्। यानी इसका तात्पर्य जो है वो इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। जो सूत्र में जो है झरो झड़ी सवर्णे में झयो होन्यतरस्याम सूत्र से अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आती है। अतः यह सूत्र सवर्णी झर के परे हल से परे झर का विकल्प से लोप करता है। यह बात नाझ्झलौ सूत्र के भाष्य तथा कैयट में स्पष्ट है। तो यहीं पर शब्द रत्नकार कहते हैं सबसे पहले नाझ्झलौ इति सूत्रे इति हयवरट सूत्र से चेत्यपि बोध्यम, यानी हयवरट इस माहेश्वर सूत्र के शेष में भी भाष्य तथा कैयट में भी झरो झड़ी में अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति झयो होन्यतरस्याम से आती हैं। झयो होन्यतरस्याम से यहाँ पर किया जाता है, यह स्पष्ट है। लेकिन मनोरमाकार कहते हैं कि प्राचीन प्रक्रिया कौमुदीकार ने झरो झड़ी में विकल्प की अनुवृत्ति नहीं कही। तो यहाँ पर शब्द रत्नकार फिर कहते हैं ज अनुक्तेरिति हलो यमाम इत्यत्र झरो झड़ी इत्यत्र चेति भावः, यानी हलो यमाम तथा झरो झड़ी इन दोनों सूत्रों में प्राचीन वैयाकरणों ने जो विकल्प की अनुवृत्ति नहीं कही, यह उनकी न्यूनता है। उनके व्याख्याकार ने भी झरो झड़ी को वैकल्पिक सिद्ध करने के लिए झरो के वैकल्पिकत्व में सरोचि को ज्ञापक रूप में उपन्यस्त किया। तो यहीं पर शब्द रत्नकार फिर इसमें कहते हैं
जिज्ञापकमिति उभयत्रापि विकल्पानुवृत्तौ इति भावः। अर्थात हलो यमाम तथा झरो झरी दोनों में विकल्प की अनुवृत्ति होती है। इसमें सरोची को ज्ञापक रूप में उद्धृत करके उसमें भाष्यकार की सम्मति दिखाने के लिए भाष्य को उद्धृत किया। अनुवर्तते विभाषा सरोची यद्वारयत्यद्यम द्वित्वम, इसका अर्थ है सरोची च। सूत्र चूँकि द्वितीय का वारण यानी निषेध करता है, इससे सिद्ध होता है कि झरोझरी में विभाषा विकल्प की अनुवृत्ति आती है। तात्पर्य यह है कि यदि झरोझरी में विकल्प की अनुवृत्ति नहीं मानी जाए तो इसका अर्थ हुआ कि यह नित्य है ही लोप करेगा। ऐसी स्थिति में यदि अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से सर को द्वित्व हो भी जाएगा तब भी चतुर्सु में झरोझरी से पूर्व वाले सर मूर्धन्य सकार का नित्य लोप हो जाएगा। तो एक ही मूर्धन्य सकार वाला रूप बनेगा। पुनः सरोची सूत्र से द्वित्व निषेध करना व्यर्थ ही होगा। अतः सरोची से निषेधारंभ सामर्थ्यात झरोझरी से होने वाला लोप विकल्प से माना जाएगा। तब लोपाभाव पक्ष में दो मूर्धन्य सकार वाला रूप न हो। एक तदर्थ सरोची से द्वित्व का निषेध चरितार्थ होगा। तो यहाँ पर फिर शब्द रत्नकार प्राचीनों वैयाकरणों के व्याख्याकार की इस व्याख्या का कुछ खंडन करते हुए कहे हैं तन्न इत्यादि से कहते हैं कि उपर्युक्त जिस भाष्य को उद्धृत किया गया उसके अगले भाष्य में ही उपर्युक्त ज्ञापक को भाष्यकार ने दूषित कर दिया है। उसकी प्रक्रिया यह है कि यदि लोप नित्य होता तो अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से विहित द्वित्व लोप का अपवाद हो जाएगा। तो इसे शब्दरत्नकार ने कहते हैं जे लोपस्य इति, यानी लोपमात्रस्य इत्यर्थः लोपापवादः इति ही आरंभ सामर्थ्यादिति भावः। यानी लोपामात्र चाहे वह जिस किसी भी सूत्र से विहित हो नित्य होगा तो अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से द्वित्व करना ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय अर्थ तो कहीं उपलब्ध ही नहीं होगा, सर्वत्र उसका लोप हो जाएगा। अतः आरंभ सामर्थ्यात अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र लोप का अपवाद अर्थात प्रतिबंधक हो जाएगा। तो सर को भी द्वित्व होने लगेगा, जिसका निषेध करके सरोची सूत्र चरितार्थ होगा। इस प्रकार सरोची सूत्र की सार्थकता स्पष्ट होने से वह उपर्युक्त दोनों सूत्रों में विकल्पानुवृत्ति में ज्ञापक नहीं हो सकता। अतः उपर्युक्त व्याख्याकार को किसी दूसरे ही ज्ञापक का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पर भी फिर शब्द रत्नकार कह रहे हैं ज्ञापकांतरमिति अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः सूत्रस्थम अनग्रहणम हलः परस्य यरो लोपो वैकल्पिकः इति सामान्यापेक्षमाश्रयणीयमिति भावः तस्य हलो यमं यमी लोपः इति विशेषापेक्षत्वे आह व्याख्यानमेव वेति। यानी अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः सूत्र में पर्णकार से गृहीत अण का ग्रहण इसलिए है कि यकार भी अण कहलाए और अपने सवर्णी का ग्राहक हो, जिससे संयंता में अनुनासिक यंकार को भी द्वित्व हो। एवं च यदि झरोझरी सवर्णे से विहित लोप नित्य होगा तो द्वित्व करने के बाद भी उसका लोप हो जाने से
दो यकार वाला ही रूप बनेगा। यह दो यकार वाला रूप तो यदि अनुनासिक यकार को द्वित्व नहीं भी होता तब भी बन ही जाता। पुनः उसको द्वित्व के लिए उसका अन प्रत्याहार में ग्रहण करना व्यर्थ ही है, क्योंकि तब तो अजुदित ऐसा अच ग्रहण से ही इष्ट सिद्धि हो जाती। पुनः प्रसिद्ध अच ग्रहण के स्थान पर अक्लिप्त पर नकार साध्य अन प्रत्याहार का ग्रहण व्यर्थ ही है। अतः वहीं अनग्रहण व्यर्थ पढ़कर हल से परे यर का लोप वैकल्पिक है। ऐसा सामान्यापेक्ष ज्ञापन का आश्रयन करता है। एवं च यकार का लोप विकल्प से होने से तीन यकार वाला भी रूप बनेगा। इस तरह अन प्रत्याहार में यकार का ग्रहण सार्थक होगा। तो इस ज्ञापक को यदि हलो यमांग यमी लोपः इस विशेष की अपेक्षा से ज्ञापन मानना हो तो उसके लिए मनोरमाकार ने कहा है भाष्यकारादि व्याख्यानमेव वासरणम। इस विषय में सब रत्नकार भी कहे हैं जो व्याख्यानम एव वेति। यदि तु हलो यमाम इत्यत्र विकल्पम सिद्ध कृत्वा द्वित्वस्य तद विषये चारितार्थ्येन झरोझरी इत्यत्र तदनुवृत्तौ सरोचि इति ज्ञापकम उपन्यस्ते तदा सम्यगेव। परंतु प्राचां भाष्य सम्मतिलेखः प्रामादिकः तदभाष्योभय विषयकतया प्रवृत्ते। यानी हलो यमांग यमी लोपः में विकल्प को सिद्ध करके अर्थात हलो यमांग यमी लोपः विकल्प से लोप करता है। इस बात को स्वीकार करके उसके विषय में अर्थात हलो यमांग यमी लोपः के विषय में द्वित्व को चरितार्थ मान ले। आशय इस पंक्ति का यह है कि अचोरहाभ्याम द्वे से द्वित्व होने पर हलो यमांग यमी लोपः यदि विकल्प से लोप करता है तो इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो लोपाभाव पक्ष में दो यर वाले रूप का संपादन करने के कारण अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र चरितार्थ होगा। उस स्थिति में केवल झरोझरी सवर्णे सूत्र में विकल्प की अनुवृत्ति आने में सरोचि को ज्ञापक प्राचीन माने तब तो उनका मानना उचित ही है, क्योंकि तब अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से विहित द्वित्व लोप का अपवाद प्रतिबंधक बनेगा नहीं, वह तो चरितार्थ हो चुका है। ऐसी स्थिति में झरोझरी सवर्णे सूत्र से विहित लोप यदि नित्य होगा तो चतुर्षु इत्यादि में अचोरहाभ्याम द्वे से मूर्धन्य सकार को द्वित्व होने पर भी उस द्वितीय मूर्धन्य सकार के परे प्रथम मूर्धन्य सकार का झरोझरी सवर्णे से नित्य लोप हो जाने से एक ही मूर्धन्य सकार वाला रूप बनेगा, कोई अनिष्ट प्रयोग तो बनेगा नहीं। पुनः सरोचि से द्वित्व का निषेध करना व्यर्थ होगा और व्यर्थ पर कर ज्ञापित करेगा कि झरोझरी से विहित लोप विकल्प से होता है तो लोपाभाव पक्ष में दो मूर्धन्य सकार वाला रूप न बनने लगे। ए तदर्थ सरोचि सूत्र से द्वित्व का निषेध आवश्यक होगा। अस्तु इस प्रकार सरोचि सूत्र झरोझरी के वैकल्पिकत्व में ज्ञापक तो हो सकता है, परंतु उस स्थिति में भी प्राचीनों ने जो भाष्यकार की सम्मति उसमें दिखाई उनका वह भाष्य सम्मति लेखन प्रामादिक है, क्योंकि उन्होंने उपर्युक्त भाष्य को केवलम झरोझरी के वैकल्पिकत्व में प्रमाण रूप से उद्धृत किया है, जबकि उपर्युक्त भाष्य का संबंध हलो यमांग यमी लोपः के साथ भी है, क्योंकि उपर्युक्त भाष्य हलो यमांग यमी लोपः तथा झरोझरी सवर्णे के मध्य का
सवरने के झरोझरी सवरने के मध्य का ये विचार किया जाता है। तदनंतरम इसमें कुछ आगे भी दिया जाता है जो सूत्र में दे देते हैं, अग्रिम सूत्र। अब इसके ये प्रौढ़ मनोरमाकार ने कहा है, जो व्याख्यान के रूप में दिए हैं, एत्येधत्यूठसु, अग्रिम सूत्र, छठा अध्याय, पहला पाद और 89 नंबर का सूत्र। 89 अत्र एचि इति अनुवर्तते, तच्च एतेरेव विशेषणं नेत्वेधते अव्यभिचारात् नापि ऊढः असंभवादिति प्रांचः। अत्र कैयटः एधतेरपि विशेषणं मा भवान् प्रेषिधत् इत्यत्र व्यभिचारात् यद्यपि इदं कैयट पुस्तकेषु प्रायेण न दृश्यते तथापि क्वचित् दृश्यत एव। न च अणौचङि इति ह्रस्वे कृते और नायमेधति इति वाच्यम् एकदेश विकृतस्य अनन्तत्वात् न चैवमपि अजादेर्द्वितीयस्य इति धी शब्दस्थाने धी शब्दादेशे सति वस्नसोः इव प्रकृति प्रत्यय विभाग सम्मोह इति वाच्यं द्विप्रयोगोर्द्विवचनं साष्ठमिति साष्ठभाष्ये सिद्धान्ति तत्वात् अन्यथा इहैव णिलोपो न स्यात् जिघांसति इत्यादौ सनः सकारेण विशिष्टस्य द्वित्वे कृते कुत्वं च न स्यात् न च अन्तरङ्गत्वात् प्रथमं चङि इति द्वित्वे कृते ह्रस्वो न भवत्ये वेति वाच्यम् अनेर्हृदित्करणेन बहिरङ्गस्यापि नौचङि इति ह्रस्वस्य प्रथमं प्रवृत्तिः इति ज्ञापितत्वात्। यानी इस सूत्र के कौमुदीकार ने लिखा है, जो अवर्णादेजाद्यो धत्यो रुठि च परे वृद्धिरेकादेश स्यात् परलोप गुणापवादः। अवर्ण पूर्वक एजादि इंधात और एजादि एधात उठ शब्दावयव अच के परे रहते वृद्धि एकादेश हो। यह सूत्र परलोप और गुण का अपवाद सूत्र है। तो वृद्धि रेचि से एचि की अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में। यह जो अनुवृत्त एचि सूत्रस्थ एति का ही विशेषण होता है, एधति का नहीं, क्योंकि संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत्। इस नियम के अनुसार जो संभव हो और व्यभिचार का बारक हो वही विशेषण सार्थक होता है। प्रकृति में एधति का विशेषण यदि एचि को नहीं भी बनाया जाए तब भी चूंकि कोई व्यभिचार नहीं है, अर्थात अति व्याप्ति दोष नहीं है, अतः एधति का विशेषण एचि नहीं हो सकता। एवं च सूत्रस्थ ऊठ का भी विशेषण एचि नहीं हो सकता, क्योंकि असंभव है, अर्थात ऊठ का एजादि होना असंभव है। ऊठ कहीं चूंकि एजादि हो ही नहीं सकता, अतः उठ का भी विशेषण एचि नहीं हो सकता। यहाँ कोई ऊठ में एजादित्व संभव है। इसको सिद्ध करने के लिए सवरत्न टीका में न च कहते हैं, जो असंभवात इति न च आ अवति इति और जनस्य और जनौ इत्यादौ एव वा उठ्याद गुणे परादित्वेन उठत्वात् संभवः अस्ति, न च वृद्धिरेचि सूत्रेण इति सिद्धि ओमागोश्च इत्यनेन बाधात् अनेन तु सामर्थ्यात् तद्बाध्यत इति वाच्यम्। तस्य अनभिधानात् इत्याशयात् किं च ओमागोश्च इति एतद्बाधकल्पनापेक्षया सामर्थ्येन लक्ष्यानुरोधेन च
एचि इत्यस्य असंबंध कल्पना एव उचिता। यानी तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो इस सूत्र में जो दिया गया है एत्येधत्युत्सु, इस सूत्र में जो इस तरह से विवेचन करते हैं, जो असमन्तात अवति यानी रक्षति, इस विग्रह में आ उपसर्ग पूर्वक अब धातु से क्विप प्रत्यय अनुबंध लोप, क्विप का सर्वापहार लोप हो जाने पर अब बन जाने पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम की सहायता से जरा त्वर से ब्र, इस उपधा से अब के वकार को ऊठ आदेश होने पर आ प्लस अ प्लस उ बन जाने पर धातुवयव अकार तथा उपसर्ग वाले आकार को सवर्ण दीर्घ होगा। पश्चात आद्गुण से गुण होकर ओ बन जाने पर सुप्रत्यय लाने पर गोतोणित में निद्वत भाव करके वृद्धि करके औ बनेगा। अब उसका जनस्य औ ऐसा षष्ठी समास करने पर जन प्लस औ, इस स्थिति में परादिबद्ध भाव से औ को ऊठ माना जाएगा। उस प्रकार ऊठ भी एजादी हो सकता है तथा वहाँ इत्येधत्युत्सु से वृद्धि होकर जनौ यह रूप बनेगा। पुनः ऊठ में एजादित्व को असंभव कैसे कहा गया? तो यहाँ कोई बीच में ही पूर्व पक्षी से प्रश्न करते हुए नौ च से कहता है कि जन प्लस औ, इस स्थिति में वृद्धि रेच से ही वृद्धि होकर जनौ बन जाएगा। इसके लिए परादित भाव का आश्रय लेकर औ को ऊठ मानना और इत्येधत्युत्सु से वृद्धि करने की क्या आवश्यकता? तो पूर्व पक्षी इसके उत्तर में कहता है कि वृद्धि रेचि को बांधकर ओमागोश्च से पूर्व रूप होने लगेगा, जनौ रूप नहीं बन पाएगा। अतः इत्येधत्युत्सु से ही वृद्धि होकर जनौ बन सकता है। तब प्रश्न पुनः होता है कि यदि ओमागोश्च सूत्र वृद्धि रेचि को बांधकर पररूप कर सकता है तो इत्येधत्युत्सु को भी बांध सकता है। तो पूर्व पक्षी इसके उत्तर में कहता है कि अनेन तु अर्थात इत्येधत्युत्सु सूत्र तो आरंभ सामर्थ्यात उठ अंश में ओमांगोश्च को बांध देता है, अतः पररूप न होकर इत्येधत्युत्सु से वृद्धि होकर जनौ यह रूप बनता है। इस प्रकार औह में परादिबद्ध भाव से उठत्व होने से एजादि उठ जब संभव है तो प्राचीनों ने उठ में एजादित्व को असंभव मानकर उसका विशेषण एचि नहीं हो सकता, ऐसा कैसे कहा? तो इसी पर शब्दरत्न टीकाकार ने इसका खंडन करते हैं कि उपर्युक्त प्रक्रियानुसार सिद्ध जनौ का प्रयोग होता ही नहीं, अनभिधान है। अतः उसके आधार पर ऊठ में एजादित्व को संभव नहीं माना जा सकता, अथवा एच को ऊठ का भी विशेषण मानकर एजादि ऊठ के परे वृद्धि हो, ऐसा वाक्यार्थ के सामर्थ्य से इस सूत्र के द्वारा ओमांगोश्च के बाद की कल्पना करने की अपेक्षा विश्वौह इत्यादि लक्ष्य के अनुरोध से एचि का ऊठ के साथ संबंध नहीं होता है। ऐसी कल्पना करना ही उचित है, क्योंकि उपर्युक्त वाक्यार्थ सामर्थ्य से यदि ओमांगोश्च के बाद की कल्पना करेंगे तो येन ना प्राप्ति न्याय से इत्येधत्युत्सु सूत्र जनौह में ही ओमागोश्च सूत्र से विहित पररूप को बांधकर वृद्धि कर सकता है, अविश्वौह में नहीं, क्योंकि जनौह में
वह चरितार्थ हो जाएगा तो सामर्थ्य का आश्रय लेकर विश्वऊह में पररूप को नहीं बांध सकता। अतः एची का संबंध ऊठ के साथ नहीं होता है। ऐसा प्राचीन प्रक्रिया कौमुदीकार ने कहा है। तो यहाँ पर कैयट कहते हैं कि एधति का भी विशेषण एची है। तब प्रश्न उठता क्यों? तो उसके उत्तर में कैयट ने कहा कि यदि एधति का विशेषण एची को नहीं मानेंगे तो माँ भवान पूर्वक प्र उपसर्ग पूर्वक निजंत एधी धातु से लुंग लकार में जो माँ भवान प्रेदिधत रूप बनता है वहीं व्यभिचार होगा। अर्थात वहाँ भी प्र प्लस इदिधत में वृद्धि होने लगेगी तो प्रेदिधत ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इस प्रकार अतिव्याप्ति दोष होने लगेगा। तब मनोरमाकार ने आगे के कहे हैं यद्यपि इदम से कहते हैं कि यद्यपि कैयट के अधिकांश ग्रंथों में एधतेरपि विशेषणम माँ भवान प्रेदिधत इत्यत्र व्यभिचारात् यह अंश नहीं है, तथापि किसी किसी पुस्तक प्रति में दिखाई पड़ता है। अतः ये प्रौढ़ मनोरमाकार ने भी कैयट का उल्लेख करके उपर्युक्त अंश को उद्धृत किया है। अस्तु, लेकिन कैयट के उपर्युक्त व्यभिचार प्रदर्शन पर प्राचीन वैयाकरणों की ओर से कोई न च इत्यादि से कहता है कि एधि प्लस अ प्लस त। इस स्थिति में णोचंग्युपधाया ह्रस्व से ह्रस्व हो जाने पर तो इसे शब्द रत्नकार स्पष्ट रूप से कहते हुए हैं जो ह्रस्वे कृते इति वृद्धे पूर्वमित्यादि वार्ण परिभाषयेति भावः। यानी मनोरमाकार ने के अनुसार नौचंगी इति ह्रस्वे कृते के पूर्व में वृद्धे पूर्वम इतना और जोड़ लेना चाहिए। तब मनोरमा का पूरा वाक्य होगा वृद्धे पूर्वम नौचंगी इति ह्रस्वे कृते। अर्थात वर्णादांगवलीयः इस परिभाषा के कारण वृद्धि रूप वर्ण कार्य से पहले ही जब नौचंगी से अंग कार्य नी के उपधाभूत ए को ह्रस्व हो जाएगा तो प्र प्लस इधि प्लस अ प्लस त बन जाएगा। अब एधि तो रहा नहीं, इधि बन गया तो एजादित्व एध में भी नहीं है। इस सूत्र से वृद्धि की प्राप्ति का प्रसंग कहाँ है? तो इसका खंडन करते हुए कैयट की ओर से मनोरमाकार कहते हैं जो एक देश विकृतस्य अन्यंतत्वात्। इस मनोरमा का अर्थ है ए रूप एक देश से विकृत होने पर भी इधि स्थानीय बदभाव के कारण अनन्य ही है, अर्थात उसमें एधि तत्व है ही। यहाँ एक देश विकृतस्य अन्यंतत्वात् का तात्पर्य एक देश विकृत मनन्यवत परिभाषा से एधि को एधि सिद्ध करने में मनोरमाकार का नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक देश विकृत मनन्यवत परिभाषा छिन्न पुच्छस्वा के उदाहरण से वहीं प्रवृत्त होती हैं जहाँ आधा से न्यून देश में विकार हुआ हो। यहाँ तो अर्धाधिक विकार हुआ है, पूरे ए को ही ई आदेश हो गया है। अतः उपर्युक्त परिभाषा से अनन्यत्व का अतिदेश नहीं हो सकता, इसलिए स्थानीय बदभाव के द्वारा ही अन्यन्नत्व का अतिदेश होगा। तो प्र प्लस इधि इस अवस्था में भी इत्येधत्युत्सु से वृद्धि की प्राप्ति होगी ही। यदि एधि में एजादित्व विशेषण नहीं लगाया जाएगा तो इस पर शब्द रत्नकार पुनः कहते हैं जो अन्यन्यत्वात् न च अचः परस्मिन् इति स्थानीयत्वेन एजादित्वं सुलभम अपूर्व पर विधित्वात् पूर्वस्यैव विधौ ही सह मध्ये पवाद न्यायेन आद्गुणं बाधित्वा इहैव स्यात् उपैधते इत्यादौ तु परत्वात् पररूपमेव स्यादिति भावः।
यानी प्रश्न करने वाले का तात्पर्य है कि यदि आपके अनुसार एची को ए धति का विशेषण मान भी ले तब भी प्र प्लस इधि धत में इस सूत्र से प्राप्त वृद्धि का कारण वारण नहीं हो सकता, क्योंकि स्थानीय बदादेश से भले ही एजादित्व का अलविधि के कारण अतिदेश न हो सके, परंतु अचः परस्मै पूर्व विधो सूत्र से इधि में इधिधत्व एधित्व का अतिदेश तो होगा ही। इधि में भी एजादित्व आ जाने से वृद्धि की आपत्ति रही है, पुनः एची विशेषण लगाने का क्या प्रयोजन। तो शब्द रत्नकार इस आपत्ति का खंडन करते हुए कहते हैं, पूर्व पर विधित्वात् अर्थात इत्येधत्युत्सु से होने वाले वृद्धि पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर होने वाला एकादेश रूप विधि है। अतः यहाँ अचः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र से स्थानीय बदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि अचः परस्मिन् तो स्थानीयभूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट को ही विधि कर्तव्य में स्थानीय बदभाव करता है। अतः इधि में अचः परस्मिन् से भी एजादित्व का अतिदेश नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी। एवं च यदि एची को एधि का विशेषण नहीं मानेंगे तो प्र प्लस इधि दत्त इस स्थिति में आद्गुणः तथा उमांगोश्च सूत्रों के मध्य पढ़ा गया यह इत्येधत्युत्सु रूप अपवाद सूत्र मध्य पठिता अपवादा पूर्वान विधीन बाधन्ते नोत्तरान इस न्याय से आद्गुणः को बाध कर यहीं वृद्धि कर देगा, तो यहाँ तो प्रैदिधत यह अनिष्ट रूप बनेगा। एवं च इस अपवाद सूत्र के उत्तर में पढ़े गए उमांगोश्च को तो बाधेगा नहीं, तो उपैधते में उप प्लस ए धते यहाँ पर इससे वृद्धि नहीं होकर उमांगोश्च से पररूप ही होने लगेगा, तो उपेधते यह अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इस प्रकार एची को एधि का विशेषण नहीं बनाने पर अनिष्ट स्थल में इस सूत्र की प्रवृत्ति होने से अतिव्याप्ति तथा इष्ट स्थल में अप्रवृत्ति से अव्याप्ति दोनों दोष होने लगेंगे। इस प्रकार इष्टानिष्ट की व्यवस्था नहीं होगी। अतः एधति का भी विशेषण एची को मानना चाहिए। इस आपत्ति का परिहार करने के लिए प्राचीन वैयाकरणों की ओर से पुनः कोई न चैवमपि इत्यादि से मनोरमा में प्रश्न करता है कि प्र प्लस इधि प्लस अ प्लस त, इस स्थिति में यदि एधि में एजादित्व विशेषण न भी लगाए तब भी अजादेर द्वितीयस्य इस नियमानुसार चंगी से जब द्वितीय एकाच धी के स्थान पर धी धी शब्द आदेश होगा तो ऐसे वस नस स्थल में प्रकृति प्रत्यय विभाग सम्मोह हो जाता है, अर्थात इतना अंश प्रकृति है और इतना अंश प्रत्यय है, यह विभाग बुद्धि नहीं रह जाती। उसी प्रकार यहाँ भी प्र प्लस इधि दिहि प्लस अ प्लस त, इस स्थिति में प्रकृति प्रत्यय विभाग सम्मोह हो जाने से एधि के स्थान पर एधि धी यह आदेश हुआ है। यह बुद्धि नहीं रह जाने से अर्थात इधि धी में एधि स्थानिक आदेशत्व बुद्धि नहीं रह जाएगी। उसका प्रकृत में क्या परिणाम होगा, इसे शब्द रत्नकार पुनः बताते हैं कि सम्मोह एधते रादेशा भावेन न स्थानीयत्वेन तत्वम, यानी ऐसी स्थिति में स्थानीय बदभाव से इधिधि में एधित्व का अतिदेश नहीं होने से वृद्धि की प्राप्ति का प्रसंग नहीं होगा, अर्थात अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा। पुनः एधि का विशेषण एजादित्व को क्यों माना जाए, तो मनोरमाकार इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि षष्ठ अध्याय के भाष्य में इस बात को सिद्धांतित किया गया है कि दुहि प्रयोगो दुर्वचनम साष्ठम, अर्थात षष्ठ अध्याय में जो दो बार प्रयोग किया जाता है उसे
दुर्वचन कहा जाता है। उपर्युक्त भाष्य से सिद्ध होता है कि इधि के स्थान पर अजादेर द्वितीयस्य के नियमानुसार चंगी से होने वाला दुर्वचन द्वित्व इधि का ही दुष्प्रयोग है। इस प्रकार इधि में इधि स्थानिक आदेश बुद्धि होने से स्थानीय बदभाव से इधि में इधित्व बुद्धि का अतिदेश हो सकता है। यदि ऐसा न हो तो इधि में ही णेरनीति से णी का लोप नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके अनुसार प्रकृति प्रत्यय विभाग सम्मोह हो जाने से इधि में दूसरे वाले धी के इकार में प्रत्ययत्व बुद्धि न होने से अर्थात णित्व बुद्धि नहीं होने से णेरनीति से नी का लोप अर्थात इकार का लोप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ फिर शब्द रत्नकार इस तरह से कहते हैं कि न स्यादिति न च णेरनीति इत्यस्य नियंत्यस्य अंगस्य लोपः इत्यर्थः। स च अलोन्त्य परिभाषया अनन्त्यस्य एवं च प्रकृते न दोषः। सर्वे सर्वपदादेशा इति न्यायेन एधित्यस्येधिधि इत्यादेश सत्वेन स्थानिनो नियंततया आदेशेपि स्थानीबद्भावेन नियंतत्वस्य सुलभत्वात् इति वाच्यम्। अलोन्त्य परिभाषया निर्देश्यमान परिभाषया च णेरनीति इत्यस्य नियंतस्य अंगस्य अन्त्यो यो निर्दिश्यमानो णिस्तस्य लोप इत्यर्थेन दोषात् अन्ते णेरसत्वात्। सूत्रम तु आद्यादित्यादौ चरितार्थमिति भावः। यानी परिहारकर्ता का तात्पर्य है कि णेरनीति सूत्र का अर्थ करेंगे नियंत अंग का लोप हो। वह लोप अलोन्त्य परिभाषा के कारण नियंत अंग के अंत्य का होगा। इस प्रकार इकार में णी बुद्धि नहीं रहने पर भी उसका लोप हो जाएगा। इस प्रकार इधि दत्त में कोई दोष नहीं है। अपरिहारकर्ता से यदि कोई पूछे कि इधि में नियंतत्व कैसे आएगा, तो उसी को सर्वे सर्वपदादेशा के द्वारा यह उपपादित कर रहा है। इस सर्वे सर्वपदादेशा न्याय के अनुसार इधि इस नियंत के स्थान पर इधि यह आदेश माना जाएगा। तो चूंकि स्थानीय इधि में नियंतत्व है, अतः स्थानीय बदभाव से इधि भी नियंत कहलाएगा। तो उसका जो अंत्य इकार उसका लोप हो जाएगा। तात्पर्य यह निकला कि प्रकृति प्रत्यय विभाग सम्मोह के कारण इकार में नी बुद्धि नहीं रहने पर भी स्थानीय बदभाव से आदेश इधि में नियंतत्व आ सकता है। तो उसका अन्य अंत्य होने के कारण इकार का लोप हो सकता है। तो मनोरमाकार ने जो कहा अन्यथा यह व निलोपो न स्यात्, वह आपत्ति नहीं है। तो शब्दकार इस परिवार का खंडन करते हुए कहे हैं अलोन्त्यस्य तथा निर्देश्यमानस्य देशा भवन्ति। इन दोनों परिभाषाओं में परस्पर विरोध न होने से ये दोनों परिभाषाएं मिलकर णेरनीति में उपस्थित होगी। तो सूत्र का अर्थ होगा नियंत अंग का अंत्य जो निर्देश्यमानी उसका लोप हो। एवं च इस अर्थ के अनुसार यदि इकार में नी बुद्धि नहीं होगी तो उसका लोप नहीं हो पाएगा। इस प्रकार दोष होगा। अतः लोप के लिए इकार में नी बुद्धि अर्थात प्रत्ययत्व का ज्ञान मानना आवश्यक है। यदि कहो णेरनीति सूत्र आरंभ सामर्थ्यात नी बुद्धि नहीं रहने पर भी इकार का लोप कर देगा, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आद्यात में नी लोप करके णेरनीति सूत्र चरितार्थ है। अतः यहाँ प्रकृति प्रत्यय विभाग सम्मोह नहीं माना जा सकता। एवं च इधि को स्थानीय बदभाव से एधि माना जा सकता है, और तब इत्येधत्युत्सु से वृद्धि की प्राप्ति का प्रसंग होगा ही। अतः इस वृद्ध्यापत्ति का वारण करने के लिए एधि का विशेषण एजादित्व को मानना ही पड़ेगा। तो मनोरमाकार
मनोरमाकार प्रकृति प्रत्यय विभाग सम्मोह होने पर एक दोष इधि में नीलोपो न स्यात् देकर दूसरा दोष देते हैं कि जिघांसति में भी हन धातु से सन प्रत्यय करने पर संयंगो से सन विशिष्ट हंस को द्वित्व हो जाने पर अभ्यास कार्य हो जाने पर हंस, इस स्थिति में प्रकृति प्रत्यय विभाग सम्मोह होगा। तो हन बुद्धि प्रकृति बुद्धि नहीं होने से हो हंतेर निन्नेसु सूत्र से हकार को कुत नहीं हो पाएगा। अतः सब रत्नकार इसका विशेष रूप से कहते हुए कुत्वम च न स्यादिति अहंत्या वयव हकाराभावात् सन संबंधी सकार वैशिष्ट्याभावे तु अस्थानिवत्वेन कुत्वम स्यात् अपि इति भावः। यानी सकार विशिष्ट हन को द्वित्व करने पर प्रकृति प्रत्यय विभाग सम्मोह हो जाने के कारण हकार में हंत्य वयवत्व बुद्धि नहीं होने से कुत्व नहीं हो सकता, क्योंकि हो हंतेर निन्नेसु सूत्र हन के अवयव हकार को ही कुत्व करता है। हाँ, यदि सन संबंधी सकार का वैशिष्ट्य हन में नहीं